Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। किसके हिस्से में मौत और किसके हिस्से में होती है मौत, क्या कुछ लिखा होता है। दिल्ली में एक मशहूर सरकारी अस्पताल है, जीटीबी हॉस्पिटल। ईस्ट दिल्ली में पड़ता ही है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में। बात संडे की है, 14 जुलाई तारीख थी। शाम का वक्त करीब 4 से सवा 4 बजे। इस जीटीबी हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 24 में एक पेशेंट एडमिट था। नाम रियाजुद्दीन उर्फ रियाज के पेट में कुछ इन्फेक्शन था और उसी के लिए उसका ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के बाद अब वो रिकवर हो रहा है और शायद अगले कुछ दिनों में उसकी छुट्टी भी हो जाती। रियाज की देखभाल के लिए उसकी एक बहन तरन्नुम हॉस्पिटल में संडे को 14 जुलाई की शाम को उसके साथ मौजूद थी। करीब 4 बजे का वक्त था। एक डॉक्टर आया और उन्होंने उसकी ड्रेसिंग की। ड्रेसिंग का काम खत्म करने के बाद अभी डॉक्टर वापस मुड़ ही रहे थे कि तभी वार्ड नंबर 24 में 4 लड़के दाखिल होते हैं, बेहद कम उम्र के, 20-21 साल। तसल्ली से वो वार्ड में आए, किसी ने ध्यान नहीं दिया। वार्ड में तमाम मरीज और सारे लोग, उनके तीमारदार भी। और इत्तेफाक से ये जो वार्ड था 24, ये वार्ड स्पेशली उन लोगों के लिए था जो जिनका पेट से रिलेटेड कोई बीमारी थी, ऑपरेशन था, और वहीं फिर वार्ड में भेज दिया जाता था। तो ये 4 लड़के आते हैं, वार्ड के अंदर दाखिल होते हैं। अब उस वार्ड में एक साथ कई बेड, वो हर एक बेड की तरफ नज़रें अपनी घुमाते हैं और देखते हैं। देखते देखते अचानक उनकी नज़र रियाजुद्दीन के बेड पर पड़ती है। उसके बाद वो करीब जाते हैं। रियाज की बहन बराबर में, डॉक्टर दूसरी तरफ। और रियाज को देखते ही अचानक अगले ही पल उनमें से 2 लड़के अपनी जेब से पिस्टल निकालते हैं, बेड पर लेटे रियाज का निशाना लगाते हैं और एक के बाद एक 5 गोली दाग देते हैं। 5 गोली रियाज को लगती है। गोली मारने के बाद 4 लड़के तेज रफ्तारी से वार्ड से बाहर निकल जाते हैं। इधर गोली की आवाज़ सुनकर अब वार्ड के अंदर एहसास होता है कि क्या हुआ। आमतौर पर जब गोली चलती है, कोई ज़ख्मी होता है तो लोग उसे अस्पताल पहुंचाते हैं, लेकिन यहाँ रियाज पहले से ही अस्पताल में था, अस्पताल के बेड पर था। कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। डॉक्टर ने देखा, बाकी डॉक्टर भाग कर आए, लेकिन इससे पहले कि इलाज शुरू करते देर हो चुकी थी। रियाज की मौत हो गई। अब रियाज की मौत हो गई। हॉस्पिटल के अंदर शूट आउट, दिल्ली के अंदर बड़ा मामला। फौरन पुलिस पहुंचती है। अब जब पुलिस आती है, सारी छानबीन करती है, सीसीटीवी फुटेज देखती है, उसके बाद केस की तफ्तीश शुरू करती है। रियाज को देखती है और पुलिस को लगा कि ये केस यूं सुलझ जाएगा। वजह ये कि पुलिस के हिसाब से 4 लड़के एक सरकारी अस्पताल जहाँ पे तमाम मरीज़ हैं, उनके रिश्तेदार हैं, सिक्योरिटी गार्ड है, डॉक्टर हैं, नर्सें हैं, तो सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में 4 लड़के अगर एक पेशेंट को गोली मारते तो इसका मतलब है कि जिसको गोली मारी है वो कोई मामूली शख्स नहीं होगा। पुलिस को लगा कि पक्का ये कोई गैंगस्टर होगा और ये गैंग वॉर का नतीजा है, और इसीलिए अस्पताल में घुसकर गोली मारकर चले गए। पुलिस ने कहा चलो पकड़ लेंगे। अब एक टीम लगाई कि जाओ अस्पताल के आसपास सीसीटीवी कैमरा देखो, कौन कौन आए थे। दूसरी तरफ उस रियाज की बहन बराबर में रो रही है। अब उससे पुलिस ने शुरुआती पूछताछ की। तो जब पूछताछ की तो पुलिस पहली बार हैरान हुई। जिस केस को लगा था पुलिस यूं सुलझा लेगी, जो बहन ने कहानी सुनाई, पुलिस को लगा ये क्या है, कभी ऐसा तो हुआ नहीं। रियाज की बहन ने कहा कि उसका भाई मजदूरी किया करता था, पिता की मौत हो गई, बाद में वो ड्रग्स लेने लगा, ड्रग्स की वजह से पेट में इन्फेक्शन हो गया, डॉक्टर को दिखाया यहाँ लाकर, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन कर दिया और अब वो रिकवर हो रहा था। हमारे भाई की किसी से दुश्मनी हो भी नहीं सकती क्योंकि हम लोग बहुत गरीब लोग हैं। अब जब पुलिस ने ये बात सुनी तो लगा कि यार एक मजदूर टाइप का आदमी एक अस्पताल के बेड पर और 4 शूटर आते हैं, जान जोखिम में डालकर इतना बड़ा रिस्क लेकर उसको 5 गोली मारते हैं और चले जाते हैं।
तो इतना उन्होंने जोखिम लिया क्यों? अगर ये न गैंगस्टर है, न किसी गैंग से जुड़ा हुआ एक आम मामूली मजदूर है, फिर भी पुलिस को लगा कि कुछ ना कुछ तो होगा। उन्होंने कहा रियाज की कुंडली खंगालते हैं। अब रियाज की बिल्कुल पास्ट प्रेजेंट सारी हिस्ट्री उन्होंने खंगाल दी। पता चला बहन सही कह रही थी। सीधे साधे लोग, गरीब लोग, किसी से दुश्मनी की कोई वजह ही सामने नजर नहीं आई। अब पुलिस हैरान की, मतलब शूटर हॉस्पिटल में घुसकर एक आम इंसान को यूं अपनी जान दांव पर लगाकर मारकर क्यों गया। उधर सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया। उस सीसीटीवी कैमरे में 4 चेहरे कैद हुए। पुलिस ने उसको सर्कुलेट किया। फिर लोकल पुलिस से पता चला कि इनमें से 2 चेहरे ये हैं, यहाँ रहते हैं। अब उनके पीछे टीम लगाई गई, लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रही है। अब इधर पुलिस परेशान कि क्या किया जाए। तो फिर पुलिस ने कहा कि चलो यार, तफ्तीश हॉस्पिटल के अब बाहर की बजाय अंदर से ही करते हैं। तो उन्होंने पता किया कि 14 जुलाई को इस अस्पताल के इस 24 नंबर वार्ड के अंदर और कौन कौन से ऐसे पेशेंट थे जो मौजूद थे और जिनको शायद शूटर मारने आए हो। हर एक पेशेंट की कुंडली खंगाली गई। वो सारे शरीफ भोले भाले लोग। पुलिस की ये तफ्तीश भी नाकाम कि इनमें से कोई ऐसा नहीं है। फिर क्या करें? उधर दूसरी टीम लगी हुई उन चारों को पकड़ने में। इधर फिर तभी पुलिस ने कहा कि नहीं, चलो 14 जुलाई छोड़कर 12 और 13 जुलाई को पता करते हैं इस वार्ड में कौन कौन था, कितने पेशेंट आए, कितने डिस्चार्ज होकर चले गए, शायद उससे कोई क्लू मिले। अब उसकी लिस्ट निकालनी जाने लगी। जब लिस्ट निकाली जाने लगी तो पुलिस को पता चला कि 13 जुलाई को एक पेशेंट था जिसका नाम था वसीम। उसकी उम्र वही लगभग जो रियाज की उम्र की, और वो इसी बेड पर एडमिट था। लेकिन फिर 13 जुलाई की शाम को अचानक उसको उस वार्ड से किसी और वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। अब पुलिस को लगा कि यहाँ कुछ हो सकता है, तो क्यों वसीम यहाँ पे एडमिट था। जब इसकी तफ्तीश शुरू हुई तो पता चला कि वसीम के पेट में गोली लगी थी और उसका यहाँ ऑपरेशन हुआ था और यहीं इसी हॉस्पिटल में एडमिट है। लेकिन फिर एक दिन पहले उसको इस बेड से किसी और वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। अब पहली बार पुलिस को लगा कि कुछ कामयाबी मिलेगी, क्योंकि वसीम पेट में गोली लगी है तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो मामला गड़बड़ है। शायद शरीफ ना हो वो इंसान, क्योंकि मामला शूट आउट का है। अब पुलिस वसीम से पूछताछ करने की सोच ही रही थी कि तभी उन 4 शूटरों में से 2 की पहचान हो गई और उन दोनों को अलग अलग तरीके से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जब दोनों को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उन दोनों से पूछताछ की गई, तब पुलिस एक बार फिर से हैरान हुई। जिन 2 लोगों की शिनाख्त हुई उन 4 चेहरों में से, उनमें से एक का नाम था फैज़ान और एक का नाम था फरहान। फैज़ खान और फरहान, इन दोनों की उम्र 20 और 21 साल थी। इन दोनों को पुलिस ने उठाया। अब इनसे पूछताछ शुरू हुई। अब जब पूछताछ शुरू हुई तो उन्होंने जो कहानी सुनाई, दिल्ली पुलिस एक बार फिर चौंकी। उन दोनों ने कहा कि हम 4 लोग थे और हम चारों को एक शख्स ने, जिसका नाम हाशिम बाबा है, एक तरह से सुपारी दी और कहा कि एक शख्स को गोली मारनी है और वो शख्स जीटीबी हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 24 में एडमिट है। चारों तैयार हो गए, लेकिन इन चारों में से कोई भी उस शख्स से नहीं मिला था जिसको गोली मारी जानी थी। उसका नाम था वसीम। जो सुपारी देने वाले ने सिर्फ इतना कहा कि उसकी पहचान ये है, उनकी कोई तस्वीर भी उनके पास नहीं थी। तो उन चारों से कहा कि देखो वार्ड नंबर 24 में एडमिट है, उसके पेट पे पट्टी बंधी होगी, जो पेट में गोली लगी थी। उम्र करीब 35 साल के आसपास होगी, मुस्लिम होगा और उसके पास तीमारदारी के लिए एक फीमेल होगी, एक महिला होगी जो उस बेड के करीब में होगी। तो बस ये उसकी पहचान है। तो जो भी उस वार्ड में तुम्हें शख्स मिले जो उम्र में 35 साल के दरमियान लगे, हुलिये से तुम्हें लगे ये मुस्लिम है और उसके पास एक मुस्लिम महिला हो और पेट में पट्टी बंधी हो, बस उसको जाकर गोली मार दो।
अब ये चारों 14 जुलाई की शाम 4 बजे हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं, वार्ड नंबर 24 में जाते हैं और उस वार्ड में चारों तरफ नज़रें घुमाते हैं। नज़रें घुमाते हुए अचानक देखते हैं कि एक शख्स, उसके पेट पे पट्टी बंधी है। उम्र से उनको अंदाज़ा हो जाता है ये 30-35 साल का होगा। उसके बराबर में जो महिला थी, उसको देखकर उसको अंदाज़ा हो गया कि ये मुस्लिम फैमिली है। सारी चीज़ें मैच कर गई। उन्होंने कहा यही होगा। वो करीब गए, उनमें से 4 में से 2 ने पिस्टल निकाली और सीधे 5 गोली दाग दी और बिना कंफर्म किए कि किसको मारा, और वो निकल गए। अब जब इन दोनों से ये कहानी सुनी गई तो पुलिस को लगा कि ये क्या हुआ, लेकिन अब सवाल था वसीम कौन है जिसको मारने के लिए आए। तो फिर पुलिस ने अब वसीम की कुंडली खंगाली। तो वसीम की कुंडली खंगालने के बाद अब जो सुपारी जिन्होंने दी वो और ये चारों, अब सारी कहानी एक साथ आई और उस एक कहानी ने एक मिस आइडेंटिटी शूट आउट का एक खुलासा कर दिया। मतलब एक गलत शूट आउट, एक मौत जो नाम किसी और के हिस्से में थी, मौत किसी और के हिस्से में आई। ईस्ट दिल्ली के इलाके में वसीम नाम का एक क्रिमिनल रहा करता था। उसके ऊपर 13 से ज़्यादा केसेस थे, अटेम्प्ट टू मर्डर और बाकी स्नैचिंग, देन ज़बरदस्ती वसूली करने का। और वहीं एक गैंग था, उस गैंग का नाम था, उसका सरगना था हाशिम बाबा। हाशिम बाबा तिहाड़ में है। तो वसीम उसी के लिए काम करता, लेकिन फिर बीच में कुछ अनबन हो गई हाशिम बाबा के साथ। तो वसीम ने हाशिम बाबा का गैंग छोड़ दिया और वो उसी इलाके में एक और गैंग था जिसका नाम था छेनू गैंग। तो उसने छेनू गैंग ज्वाइन कर लिया। इसके बाद 2023 में वसीम पकड़ा गया और पहुंच गया तिहाड़ के मंडोली जेल में। मंडोली जेल में जब वो गया तो वहाँ हाशिम बाबा गैंग के बहुत सारे गुर्गे बंद थे और उन लोगों को पता था कि इसने गैंग छोड़ दिया, हाशिम बाबा से गद्दारी की है, तो वो इसके पीछे पड़ते रहते थे। एक दिन मौका मिला और वसीम ने हाशिम बाबा की गैंग के 3 लड़कों को ब्लेड मारकर ज़ख्मी कर दिया, ज़ख्मी किया। उसके बाद अब वो लोग उसके पीछे पड़े, लेकिन वो जेल में सुरक्षित अपने आप को। तब हाशिम बाबा ने यह तय किया कि जैसे ये जेल से बाहर आएगा इसका काम तमाम कर देंगे। उसके बाद अप्रैल 2024 यानी अभी जमानत पर वसीम बाहर आ गया। जब बाहर आया तो हाशिम गैंग को पता चल गया। अब उन्होंने उसकी रैकी शुरू की। इत्तफाक से 13 जून को देर रात करीब 2 बजे वसीम अपने एक साथी के साथ वेलकम एरिया से गुजर रहा था मोटरसाइकिल पर। हाशिम बाबा के गैंग उसके ताक में थी। 7 लड़के आए और उन्होंने उसका रास्ता रोक कर अचानक उस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। वहीं फुटपाथ पर 2 लोग सो रहे थे, कुछ गोलियां उन्हें लगी। 4 गोली वसीम को लगी, लेकिन फिर भी वो अपने आप को उनके चंगुल से बचाता हुआ वहाँ से निकल भागा। भागने के बाद कहीं छुपा, फिर उसके जानने वाले उसे लेकर फ़ौरन जीटीबी अस्पताल पहुँच गए। ये बात है 13 जून की, बल्कि 14 जून की सुबह हो गई। हॉस्पिटल लाने के बाद एक गोली उसके पेट में लगी थी, बाकी कंधे पर, बाहों में। तो वहाँ इलाज हुआ, ऑपरेशन हुआ और वो खतरे से बाहर आ गया। पहले आईसीयू में रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे ठीक होता गया। अब उधर अभी तक हाशिम बाबा गैंग को ये पता नहीं था कि उस गोलीबारी में वो मरा है कि नहीं मरा। अब उन्होंने उसके घर के पीछे मुखबिरी करनी शुरू कर दी वसीम के। धीरे धीरे उस मुखबिरी से पता चला नहीं इनके घर के लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। फिर उसने देखा इस घर में कोई मातम भी नहीं है, कोई जनाजा भी नहीं उठा है, इसका मतलब वो जिंदा है। अब उन्होंने पता करना शुरू किया कि वो कहाँ एडमिट है। अपने मुखबिरों को लगाया और पता चला कि वो जीटीबी हॉस्पिटल में एडमिट है, ऑपरेशन हो चुका है और अब वो ठीक है। और हॉस्पिटल में उसकी बीवी उसकी तीमारदारी कर रही है। धीरे धीरे उन्होंने और अपने मुखबिरों को लगाया तो पता चला कि अब वो वार्ड में शिफ्ट हो गया है और वार्ड नंबर 24 में इस वक्त एडमिट है। जब ये पुख्ता जानकारी मिली तो हाशिम बाबा ने 4 लड़कों को उसका कत्ल करने के लिए किराए पर लिया, बिल्कुल 20-21 साल के लड़के, और उससे कहा कि तुम्हें हम पैसे देंगे। एक शख्स है जिसको हॉस्पिटल में घुसकर गोली मारनी है, एग्जिट प्लान भी बताया कि तुम पकड़े नहीं जाओगे। लेकिन सुपारी देने और लेने में सिर्फ एक चीज़ थी, वो ये कि वसीम की तस्वीर ना हाशिम बाबा गैंग के पास किसी की थी, ना जिन लड़कों ने सुपारी ली उनके पास थी। अब जाना है वार्ड में और मारना एक शख्स को गोली और फोटो है नहीं, चेहरा पता नहीं है, तो फिर निशानी क्या है?
तो वही 3-4 निशानी हाशिम बाबा ने उन शूटरों को दी। पहली कि जिस शख्स के पेट पर पट्टी बंधी हो क्योंकि गोली लगी थी, ऑपरेशन हुआ है, वही हाशिम बाबा होगा। जिस शख्स की उम्र 35 साल के दर में आसपास होगी और पेट पे पट्टी होगी, वही हाशिम बाबा होगा। जिस शख्स के पेट पे पट्टी बंधी होगी, 35 साल का होगा और मुस्लिम लगेगा बातचीत से, वही हाशिम बाबा होगा। और जिस शख्स के पेट पे पट्टी बंधी होगी, उम्र 35 साल होगी, मुस्लिम होगा और उसके पास, उसके बेड के करीब एक महिला होगी जो उसकी बीवी है, तो समझ लो वही वसीम होगा। तो वसीम, सॉरी, हाशिम बाबा नहीं। तो अब शूटरों को ये 4 चीज़ें बताई गई कि पट्टी, उम्र, मुस्लिम और बराबर में उसकी एक महिला तीमारदार। अब इसके बाद फ़ोटो वोटो था नहीं। अब इत्तेफाक से उनके पास जानकारी पुख्ता थी कि वो वार्ड नंबर 24 पे एडमिट है। इत्तेफाक से 23 जुलाई की शाम को कुछ तबीयत बिगड़ती है वसीम की, और दूसरी तरफ उसकी वाइफ पुलिस को एक एप्लीकेशन भी दी हुई थी कि जिन लोगों ने उस पर हमला किया है वो अस्पताल में भी उस पर हमला कर सकते हैं, इसलिए उसको किसी खुफिया वार्ड में या किसी ऐसी जगह रखें जहाँ पर उस पर हमला ना हो सके। तो शायद वो दोनों चीज़ थी। और 23 जुलाई को अचानक हॉस्पिटल के स्टाफ ने वसीम को 24 नंबर वार्ड से निकाल कर किसी दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया। लेकिन ये बात हाशिम बाबा को पता नहीं चली। पुख्ता जानकारी थी। अब 14 जुलाई को, 13 जुलाई को शिफ्ट कर दिया गया। 14 जुलाई के उसके शूटर वार्ड में पहुंच जाते हैं और वहां जाने के बाद बदकिस्मती से उनकी नज़र पड़ती है सीधे एक ही शख्स, और वो था रिजवानुद्दीन यानी रिजवान, जो कि बेड पे लेटा हुआ था, पेट पे पट्टी थी और उसका नाम मुस्लिम था और बराबर में उसकी बहन तरन्नुम थी। तो चारों चीज़ें जो बताई गई थी वो मैच कर गया। उन्हें लगा ये टारगेट है, उन्होंने गोली मार दी और वहाँ से निकल गए। मतलब जान किसी और की लेनी थी, जान किसी और बेकसूर और बेगुनाह की चली गई। तो ये थी एक मिस आइडेंटिटी वाली शूट आउट, जिसमें कत्ल किसी और का होना था लेकिन कातिल ने जान किसी और की ले ली। 2 शूटर पकड़े गए हैं। जो 2 मेन गोली चलाने वाले हैं वो अभी तक पकड़े नहीं गए और पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई है। तो ये थी आज की कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज पूर्णिमा वशिष्ठ, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे पूर्णिमा जी। और ये भेजा है प्रभात वशिष्ठ जी ने। साथ ही एन विशाल सिंह का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे विशाल सिंह साहब। धारिया डाभी, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे धारिया डाभी। और ये नवगन डाभी जी ने भेजा है, उनके बेटे हैं, नवगन जी के बेटे हैं धारिया। सपना का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सपना। और ये भेजा है दीपक हडिया ने। साथ ही माही सिंह, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे माही। और ये भेजा है गुरुमूल चंद भाटी जी ने, उनकी बेटियां हैं वो। शबाना और मिराज, इन दोनों की मैरिज एनिवर्सरी है, तो पूरी सिदरा फैमिली की तरफ से आपको और क्राइम तक फैमिली की तरफ से शबाना और मिराज हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। इसके अलावा एक और हमारी क्राइम तक फैमिली मेम्बर ने विश भेजा है मैरिज एनिवर्सरी की, लेकिन उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा और शादी अपने पेरेंट्स का भी साथ ही उन्होंने नाम नहीं लिखा। लेकिन उनको पता चल जाएगा, वो अपने पेरेंट्स की मैरिज एनिवर्सरी पर विश करना चाहती हैं। हालांकि उनकी फादर की 2021 में डेथ हो गई थी, मदर हैं, और 16 जुलाई 1991 को उनके पेरेंट्स की शादी हुई थी, 16 जुलाई 1991। तो हमारी जो गुमनाम क्राइम तक फैमिली मेम्बर, पूरी क्राइम तक फैमिली मेम्बर की तरफ से आपके पेरेंट्स को हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। मम्मी को यहाँ और पक्का पापा ऊपर से आपके देख रहे होंगे, तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।